व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो जो है वह है भारतीय डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बहाली से संबंधित है। और यह बहाली भारतीय डाक विभाग में आई है, जो बहुत ही बम्पर बहाली है। यह बहाली होने जाने वाली है जो है 40,889 पदों पर। कई सारे पदों के अलग अलग कैटेगरी के पद पर टोटल जो रिक्ति है वह है 40,889, यानी बहुत बड़ी बहाली पूरे देश में होने जा रही है। जो 40,889 पद हैं। और इसका फॉर्म कब से भराना है, तो फॉर्म भरना शुरू हुआ है इसका 27 जनवरी 2023 से, और जो भराएगा 16 फरवरी 2023 तक। और इसमें करेक्शन जो होगा वह करेक्शन होगा 17 फरवरी से 19 फरवरी तक, 3 दिनों तक। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय डाक विभाग द्वारा जो 40,889 पदों पर बहाली आई है वह किन किन के लिए है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म भरने की अर्हता क्या है, फॉर्म भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, बहाली होने की जो सारी प्रक्रिया है वह कैसे पूर्ण होने वाली है, आपको बहाल होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, कैसे फ़ी पेमेंट करना है, कैसे फाइनल सबमिशन फॉर्म का करना है, बहाली के समय में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से फॉर्मेट भरने हैं, क्या क्या लगने वाला है, कितना फ़ी लगने वाला है, सारी प्रक्रियाओं को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट सारे बिंदुओं पर विस्तृत विश्लेषण इस वीडियो में देखने को मिलेगा। भारतीय डाक विभाग द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस 40,889 पदों की बहाली की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और ख़ास होने वाला है। तो अगर आपने अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी नई नई बहाली से संबंधित जो भी नियमावली नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच पाए, आपको अपडेट मिल पाए। क्योंकि यह जो है शिक्षा जगत का ही चैनल है। इस चैनल पर छात्र, अभ्यर्थी, शिक्षक से संबंधित जो भी विभागीय नोटिफिकेशन, नियमावली, बहाली आते हैं तो बहाली के आवेदन से लेकर, परीक्षा से लेकर और बहाली होने तक, एडमिट कार्ड रिजल्ट इत्यादि के सारे अपडेट के महत्वपूर्ण वीडियो। और आप किसी भी क्लास के छात्र हैं तो छात्रों के अध्यापन का वीडियो, और शिक्षक हैं तो आपके सहायतार्थ जो भी नियम आते हैं विभागीय शिक्षा विभाग के, उन सारे नियमों को इसमें विस्तृत विश्लेषण का वीडियो आपको मिलेगा। तो यदि आप अध्यापन लाइन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अन्य दोस्तों के सहायतार्थ शेयर कीजिएगा। वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट सारे बिंदुओं पर विस्तृत विश्लेषण होने वाला है। पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद भारतीय डाक विभाग द्वारा निकली हुई 40,889 पदों की बहाली के फॉर्म को भरने से लेकर बहाली होने की अंतिम प्रक्रिया तक किसी प्रकार का कंफ्यूजन, संदेह आपके मन में नहीं रह पाएगा। हर बिंदु को स्पष्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लें कि कितना सीट है स्टेट वाइज, सर्किल वाइज। तो जो सर्किल बनाया गया है वह टोटल 34 सर्किल में इसको बांटा गया है। तो सारे जो सर्किल है उसमें लैंग्वेज दिया हुआ है, जो कौन सा लैंग्वेज कहाँ के लिए अनिवार्य है, और UR कैटेगरी में कितना सीट है, OBC में कितना है, SC कैटेगरी के लिए कितना सीट है, ST के लिए कितना है, EWS के लिए कितना है, और विकलांग कैटेगरी के PWDA, PWDB, PWDC और PWDE अलग अलग जो बांटे गए हैं इस कैटेगरी में कितना है, और टोटल रिक्ति कितनी है। जैसे मान लीजिए बिहार का हम लोग देखते हैं तो बिहार में जो है हिंदी भाषा चाहिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 667 सीट है, OBC कैटेगरी के लिए 385 सीट है, SC के लिए 196 है, ST के लिए 50 है, वहीं EWS कैटेगरी के लिए आपको 124 है, और विकलांग कैटेगरी में अलग अलग 10, 12, 14 और 3 है, टोटल 1461 रिक्ति है। वहीं झारखंड का देख लें तो यहाँ भी हिंदी भाषा चाहिए, और जनरल का 682, OBC का 184, SC का 194, ST का 379
EWS का 117 और विकलांग कैटेगरी में अलग अलग 9, 13, 9, 3 टोटल 1590। वहीं यूपी का अगर हम देख लें तो उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी है, यहाँ भी 3473 जनरल का, 2085 OBC का, 1522 SC का, 76 सीट जो है ST का, 666 सीट EWS का और विकलांग कैटेगरी में अलग अलग 70, 39, 46, 10 है, टोटल 7987 सीट है। ऐसे ही सारे राज्यों का सर्किल वाइज जो है टोटल रिक्ति दी हुई है और जो टोटल रिक्ति है सारे सर्किल का मिलाकर वह है आपको 40,889 रिक्ति है टोटल। तो साथियों बहुत बड़ी वैकेंसी है डाक विभाग में। आगे हम लोग देख रहे हैं जो कैसे वीडियो के अंत तक हम लोग देख पाएंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है, इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, बहाली कैसे होगी, बहाली का क्या नियम है। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लें कि इसमें जो पद हैं वह क्या क्या है। तो ग्रामीण डाक सेवक GDS के तहत बहाली होना है, तो पद है इसमें BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके बाद है ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। इन पदों पर बहाली होनी है और इसका जो आवेदन करना है वह करना है www.indiapostgdsonline.main.government.in पर, यानी जो ऑनलाइन आवेदन ही करना है, ऑफलाइन नहीं फॉर्म भरना है। www.indiapostgdsonline.government.in पर जाकर के फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिशन का जो डेट है वह 27 जनवरी 2023 से शुरू है और 16 फरवरी 2023 तक अंतिम डेट है, यानी 27 जनवरी से शुरू होकर और 16 फरवरी तक फॉर्म भरा जाना है। और फॉर्म भरने के बाद फॉर्म में किसी प्रकार की अगर गलती हो गई है तो एडिट और इसको सुधार करने का जो डेट है वह 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक, यानी 17, 18, 19 3 दिनों तक आप इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी वाइज जो सीट है वह BPM है, इसका TRCA स्लैब जो है वह 12,000 से 29,380 है और ABPM जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक का है वह 10,000 से शुरू होकर 24,470 रुपया का स्लैब है। तो TRCA क्या है, तो TRCA है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, जो आपको मिलना है वह यही राशि मिलनी है। उसके अलावा इसमें DA भी मिलना है, इसमें जोड़ आएगा DA। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दिया हुआ है पद के बारे में, किस पद का क्या काम है। तो पहला जो पद है वह है BPM मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच का पोस्ट मास्टर जो होगा उसका काम है कि डे टू डे यानी रोज जो पोस्टल ऑपरेशन होते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस में जो काम होते हैं वह सारे कामों को आपको ऑर्गेनाइज कराना है। उसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसको भी आपको चलाना है, मार्केटिंग जो करना है, यानी पोस्ट ऑफिस में जो भी सरकारी योजनाएं आई हैं उस योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, यानी लोगों के खाता खोलने से लेके बीमा से लेके जितना प्रकार का योजना है वह लोगों तक पहुंचाना है। उसके बाद समय समय से जो भी विभाग द्वारा आपको काम दिए जाएंगे वह काम करना है, लोगों तक मेल की डिलीवरी पहुंचवाना है और उसके बाद जो है आपको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना है, यानी उनसे काम लेना है। जो दूसरा पद है वह है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी ABPM। तो इसका क्या क्या काम होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका काम है सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी, यानी जो डाक विभाग में स्टाम्प और स्टेशनरी इत्यादि जो भी मतलब चीज़ बेचे जाते हैं उसको बेचना काम है। उसके बाद जो भी जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर आपको काम देंगे उनके असिस्टेंट में आपको काम करना है, यानी उनके सहायक के रूप में काम करना है। आपको भी मार्केटिंग का काम करना है, यानी जो भी डाक विभाग की सेवाएं हैं वह लोगों तक पहुंचाना है, यह आपका काम है। उसके बाद है डाक सेवक का काम है कि आपको सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी आपको भी करना है और डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस, यानी जो रेलवे स्टेशन पर RMS होता है, रेलवे का जो डाक होता है वहाँ पर आपको काम करना है। उसके बाद आपको डाक सेवक इन द मेल ऑफिस विल हैंडल रिसीव डिस्पैच ऑफ मेल बैग्स, जो मेल किए गए बैग्स होते हैं, पैकेट होते हैं, उनको जो है पहुँचाना है आपको। तो इन 3 पदों पर जो बहाली होनी है उसके लिए जो आपको इसमें जो आवश्यक योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी पोस्टों के लिए, वह क्या है
तो एज लिमिट सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो एज लिमिट क्या चाहिए, तो मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर, यानी 18 साल के कम नहीं आप होने चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। 18 से 40 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावे कैटेगरी वाइज जो छूट दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं कि 40 साल से अधिक भी होंगे तो किस कैटेगरी के होंगे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के जो होंगे उनको 5 साल का छूट है, यानी 45 साल तक अगर उनका उम्र है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो है OBC अदर बैकवर्ड क्लास, OBC को 3 साल का छूट दिया गया है, यानी 43 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर उम्र है तो। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS को उम्र में छूट नहीं दिया गया है, सिर्फ आपकी रिक्ति अलग रखी गई है, उम्र में किसी प्रकार का छूट EWS को नहीं दिया गया है। उसके बाद कोई विकलांग है, विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो 10 साल का छूट है, यानी 50 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद विकलांग विथ OBC यदि आप हैं, यानी OBC कैटेगरी के विकलांग हैं तो 13 साल का छूट है, और अगर आप SC ST के कैटेगरी में विकलांग हैं तो आपको 15 साल का छूट है। तो यह हो गया कैटेगरी वाइज SC ST OBC और विकलांग कैटेगरी इत्यादि का उम्र में रिलैक्सन। तो आपको रिलैक्सेशन जो मिला है उम्र में, यानी आपको इतने उम्र का प्लस छूट दिया गया है। 40 से आगे भी आप हैं लेकिन इस कैटेगरी में हैं तो इतना उम्र सीमा में आपको छूट दिया गया है। आपको जो है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ जो सर्टिफिकेट है वह जो है आपको इसमें मांगा जाएगा कैटेगरी वाइज अगर है तो, और आप EWS से हैं तो आपको उम्र में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इस फॉर्म के भरने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है तो वह मांगा गया है 10th मांगा गया है। मात्र आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आप पढ़े हुए हो 10th में, हैविंग बीइंग स्टडी या कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपने मैट्रिक में मैथ और इंग्लिश को पढ़े हुए हैं आप तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम मांगी गई है, 10th ही मांगी गई है। 10th है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद द अप्लीकेंट शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज, यानी आप जिस सर्किल के लिए भर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड पर आपको जानना चाहिए। बिहार यूपी इत्यादि झारखंड हरियाणा से हैं तो हिंदी होना चाहिए। वैसे ही हर जगह का अलग अलग भाषा मांगा गया है। तो आपको उम्र सीमा है 18 से 40, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है। जो अदर क्वालिफिकेशन मांगा गया है वह है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, स्कूटी मोटरसाइकिल इत्यादि चलाने आना चाहिए। और एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी आप जीविकोपार्जन के साधन के योग्य होने चाहिए। तो यह मांगा गया है आपको अदर क्वालिफिकेशन में, जिसके लिए आपको फॉर्मेट भी भर के मांगा जाएगा बहाली के समय। इससे संबंधित फॉर्मेट भर करके आपको देना है। आगे जो है रिजर्वेशन से संबंधित है कि छूट आपको किस नियम के तहत मिला है, वह भी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड है। उसके बाद है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो दिव्यांग कैटेगरी में किन किन कैटेगरी को मांगा गया है तो LV, DIF, HH, उसके बाद 1 आर्म 1 लेग, ये सब दिया गया है डिटेल में। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें। तो एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन, ऑनलाइन ही सिर्फ भरना है। जो मैंने पहले ही बताया है कि इंडिया पोस्ट GDSonline.in पर जा करके वो सिर्फ जो है ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरना है, ऑफलाइन फॉर्म भर करके नहीं भेजना है। अगर ऑनलाइन के अलावा किसी और माध्यम से आप फॉर्म को भरते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। अब हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, यानी जो बहाली होगा वह किस आधार पर होगा। द एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंगेजमेंट, यानी अनुबंध पर जो बहाली होनी है वह किस बेस पर होना है। तो सिस्टम जनरेट मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट बनेगा तो किस आधार पर मेरिट लिस्ट बनने वाला है वह भी इसमें हम देख रहे हैं। मेरिट लिस्ट जो बनेगा वह बनेगा आपको
मार्क्स के आधार पर, और 10th में क्लास 10 में आपको जो मार्क्स मिला है उसी आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल्स यानी दशमलव के 4 अंकों के बाद तक आपका उठा करके और उसी पर नंबर पर बनना है। कोई भी परीक्षा इसमें नहीं होनी है, सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स बेसिस पर यह बहाली होनी है। तो आपको 10th में जो मार्क्स आए होंगे प्रतिशत, जैसे बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, अगर आपको डायरेक्ट जो है परसेंटेज दिया जाता है तो उस पर बनेगा, या आप सीबीएसई और आपको आईसीएसई इत्यादि बोर्ड से हैं जिसमें सीजीपीए में ग्रेड पॉइंट मिलता है। ग्रेड पॉइंट यानी 10 सीजीपीए 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसमें आपको सब में 9.5, 9.5, 9.5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी आपको 10 सीजीपीए है तो 9.5 से गुना किए तो 95% आपका नंबर हो गया। वैसे ही 9 में, 8 में, 7 में जो भी आपको ग्रेड मिला है A1, A2, B1, B2, C1, C2, तो उसमें जो भी ग्रेड पॉइंट आपका सीजीपीए में मिला है उसमें 9.5, 9.5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। गुना करने पर जो आएगा उतना आपका मार्क्स हो गया। तो आपका जो भी मेरिट बनेगा वह सिर्फ मार्क्स पर बनेगा और आपको उसी के आधार पर आपकी इसमें बहाली होनी है, परीक्षा नहीं होना है। उसके बाद है कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन। जो बहाली का सूचना आपको दिया जाएगा सिलेक्शन होने का, वह सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट का वेबसाइट है www.indiapost.gds.online.government.in पर या जीडीएस के ऑनलाइन पोर्टल पर दिया जाएगा। आपके पास किसी प्रकार का फ़ोन नहीं किया जाएगा या आपको किसी प्रकार की लिखित सूचना नहीं भेजी जाएगी। आप लेटेस्ट अपडेट देखते रहने के लिए वेबसाइट को देखते रहेंगे या हमारे वेबसाइट को भी देखते रह सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे जब भी इसका मेरिट लिस्ट आएगा या इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना आती है तो बहाली के अंत तक जो भी इससे संबंधित सूचना आएगी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर उसकी सूचना वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह शिक्षक छात्र अभ्यर्थी जगत को ही पूर्ण रूप से समर्पित चैनल है। जो भी बहाली के नोटिफिकेशन से लेके, एडमिट कार्ड से लेके और उसके बाद परीक्षा से लेके रिजल्ट बहाली होने तक की सारी सूचनाएं आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर उपलब्ध होती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि आपको जब आपका सिलेक्शन लिस्ट में मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको 10 दिनों का प्लस 5 दिन एक्सटेंड करके टोटल 15 दिन का जो है आपको समय दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी आप 15 दिनों में कागज़ को वेरीफाई अपने करवा सकते हैं और 10 दिन का समय 5 दिन बढ़ा करके 15 दिन आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप इसमें जो है अपना दावा नहीं कर सकते हैं। If the applicants fail to report the engaging authority within 15 days period, his her candidature will be rejected। 15 दिन से बाद अगर आप जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया गया रहेगा। और यह जो है 30/6 आपका डेट दे रहा है, लेकिन आगे अब फिर इसकी सूचना आती रहेगी। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। यह है कि आपको किसी प्रकार का जो है फ़ोन कॉल इत्यादि नहीं जाएगा और आप जो है अपना ऑनलाइन वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डज नॉट मेक एनी फ़ोन कॉल्स, यानी डाक विभाग आपके पास किसी प्रकार का फ़ोन नहीं करेगा। अगर डाक विभाग के नाम पर कोई आपके पास फ़ोन करके किसी प्रकार का आपके साथ फ्रॉड करता है तो इसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट को सिर्फ देखें, अपना जो है किसी के फ़ोन पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, खाता नंबर, आधार कार्ड नंबर इत्यादि नहीं बताएं। इसको डाक विभाग ने जारी किया है कि हम इस बहाली से संबंधित किसी प्रकार का फ़ोन कॉल आपके पास नहीं करने वाले हैं। तो किसी प्रकार के पैरवी या नौकरी करने से संबंधित कोई फ़ोन करता है कि हम डाक विभाग से बात कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो वह फाल्स होगा। यह जो है 27 जनवरी के डेट में रवि पाहवा असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा यह जारी किया गया है। अभी इसका आगे भी हम लोग पार्ट देखने वाले हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म भरने, फी इत्यादि में क्या क्या करना है। चलिए आगे देखते हैं।
यह दिया हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है कि सर्किल वाइज, डिवीजन वाइज, ऑफिस पोस्ट, कम्युनिटी वाइज, पिन कोड वाइज, और इसमें सर्किल लैंग्वेज वाइज यूआर में कितना सीट है, ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादि में कितना सीट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा करके देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है। फॉर्म भरने में आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किस पर करना है, तो www.indiapost.gds.online.government.in पर जाकर आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक एक्टिव ईमेल आईडी चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। आप फॉर्म भरने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक अपना चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उपलब्ध रखें, क्योंकि जैसे ही आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंट्री करते हैं उसको वैलिडेट किया जाता है, उसकी पुष्टि की जाती है। उसके लिए आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, जो उसको आप वहाँ सबमिट करेंगे तो वेरीफाई करेगा, और मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी जाएगा। तो आपको जो सबसे पहला प्रक्रिया है वह है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जिसमें आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी चाहिए, और साथ ही साथ आपको जो भी और बेसिक डाटा पूछा जाएगा उसको भी इसमें भरना होगा। आगे उसको भी हम बताने वाले हैं कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आप बिना स्किप किए हुए वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि बिना इधर उधर के बात किए पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की विस्तृत चर्चा इस पर होने वाली है। कहीं से कोई संदेह, आपके मन में कोई प्रश्न नहीं रहने वाला होगा। इस बहाली से संबंधित आपके मन के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहें। अगला जो है वह है फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट आपको 100 रुपया का करना है। तो जो 100 रुपया का फ़ी पेमेंट करना है वह किस माध्यम से करना है, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यानी क्रेडिट एटीएम कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग फैसिलिटी से कर सकते हैं, या यूपीआई से कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे इत्यादि से भी कर सकते हैं। यानी किसी भी माध्यम से आपके पास जो भी माध्यम होगा आप फ़ी को पेमेंट करेंगे। फ़ी पेमेंट करना है 100 रुपया का, और फ़ी पेमेंट से छूट भी दिया गया है कुछ कैटेगरी को। तो किसको किसको दिया गया है, तो फीमेल अप्लीकेंट्स, महिला अभ्यर्थी को फ़ी नहीं देना है, एससी एसटी को नहीं देना है, और दिव्यांग कैटेगरी को नहीं देना है, और थर्ड जेंडर वाले को नहीं देना है। तो इसमें 1 2 3 4 5 कैटेगरी के लोगों को फ़ी नहीं देना है, और जिनको देना है उनको देना है कितना फ़ी, 100 रुपया का फ़ी देना है। कैसे देना है, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई फैसिलिटी, किसी फैसिलिटी से आप दे सकते हैं। अप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू नोट देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एट ए सिक्योर प्लेस ऑफ मेकिंग टू पेमेंट ऑफ फ़ी, यानी फ़ी पेमेंट के समय रजिस्ट्रेशन नंबर आप कहीं भी सेफ जगह पर जरूर नोट करके रख लें। फ़ी पेमेंट करने से पहले आप यह जरूर देख लें कि इस फॉर्म को भरने के क्राइटेरिया को आप पूर्ण करते हैं कि नहीं, क्योंकि एक बार जो फ़ी पेमेंट आप कर देंगे उसके बाद जो है फ़ी वापसी नहीं होगी। उसके बाद है ऑनलाइन एप्लीकेशन, सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंस, यानी आपको इसमें जो है डिवीजन चुनना है। डिवीजन चुन के जो ऑप्शन आएगा, पोस्ट का भी चुनना है कि पोस्ट 1 2 3 4 5 चुनना है, डिवीजन चुनना है। आप जब अपना कैटेगरी देंगे, लैंग्वेज देंगे, तो उसके अनुसार आपको ऑप्शन आएगा, उसको चुनना है। उसके बाद है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या क्या करना है, तो आपको रिसेंट फोटोग्राफ, हाल का खींचा हुआ फोटो अपलोड करना है, जो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, पीडीएफ में नहीं होना चाहिए, और नॉट एक्सीडिंग 50 KB, 50 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि सिग्नेचर भी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए, पीडीएफ नहीं होना चाहिए, और नॉट एक्सीडिंग 20 KB, 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और दोनों जो है मैंडेटरी है, यानी ज़रूरी है, बिना इसके आप अपलोड किए फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसमें लगना क्या क्या है, तो 2 चीज़ लगना है, रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो जेपीजी फॉर्मेट में, और 50 KB से कम फोटो होना चाहिए, और 20 KB से कम सिग्नेचर होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी जो है वह आपके मार्कशीट इत्यादि को जो है वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो है विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म का जो करेक्शन होगा वह 3 दिनों के लिए खुलेगा। 17 फरवरी, आपको 17 फरवरी, 18 फरवरी और 19 फरवरी 3 दिनों में आप फॉर्म में कोई भी गलती किए हैं तो आप भर सकते हैं। इस 3 दिन के बाद अगर आप फॉर्म में सुधार करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। 3 दिन का ही समय आपको मिल रहा है सुधार के लिए। उसके बाद कह रहा है कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड in their own interest to submit the online application much before the closing date and not to be wait
टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड, मतलब कि आप फॉर्म भरने के लिए जो अंतिम डेट है 16 फरवरी उसका इंतज़ार नहीं करेंगे, आप पहले ही फॉर्म भर लेंगे। ऐसा देखा गया है कि अभी भी जो आपको 27 जनवरी से फॉर्म भरना था उस दिन भी वेबसाइट नहीं खुल रहा था और अंत में भी वेबसाइट स्लो हो जाता है, हैंग होने की संभावना होती है। चूँकि पूरे भारत में यह बहाली है और बहुत बड़ी बहाली है, भारी संख्या में लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं और करेंगे भी, तो अंत में हो सकता है कि साइट स्लो हो जाए या नहीं खुले, इसलिए आप पहले ही फॉर्म को भर लेंगे, बाद में का इंतज़ार नहीं करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या करना है, वह हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इन द रजिस्ट्रेशन द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखना जरूरी है, उसको वैलिडेट किया जाता है, दोनों पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने के बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा, दोनों को मिलाएगा। उसके बाद फॉर रजिस्टरिंग द एप्लीकेशन द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग बेसिक डिटेल। उसके बाद आपको जो डालना है, क्या डालना है, तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का जो आपका चालू मोबाइल नंबर एक्टिव मोड में हो मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद क्या करना है कि ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद अप्लीकेंट्स अपना नाम लिखेंगे, नाम का स्पेलिंग मिला लेंगे, जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी जो 10th में आपको जैसा नाम होगा स्पेलिंग होगी वैसे आपको लिखना है। उसके बाद फादर्स मदर्स नेम भी जो है 10th में जैसा होगा वैसा लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर अपना भरेंगे। तो 1 नंबर में मोबाइल नंबर, 2 नंबर में ईमेल, 3 नंबर में अपना नाम, 4 नंबर में फादर्स मदर्स नेम और 5 नंबर में डेट ऑफ बर्थ को एंट्री करना है। उसके बाद करना है 6 नंबर में जेंडर को करना है। उसके बाद अगर ट्रांसजेंडर के केस में होगा तभी यह ऑप्शन खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। उसके बाद जो है 7 नंबर में कम्युनिटी का अर्थ होता है कि जनरल में आप हैं, यूआर हैं या ओबीसी हैं या आप एससी हैं या एसटी हैं, उसको भरना है 7 नंबर में कम्युनिटी में। उसके बाद जो है 8 नंबर में सर्किल चॉइस करना है। सर्किल बांटा गया है, किसी राज्य में 2 सर्किल भी है, अधिकांश राज्यों में एक ही सर्किल है। जैसे बिहार का है तो बिहार से आप फॉर्म भरना है तो उसको उसमें चूज करना है। उसके बाद है कि 9 नंबर में ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, यानी किस साल आपने मैट्रिक पास किया है, तो उसमें भी ऑप्शन आ रहा है सन का, उसको सेलेक्ट करके ईयर को डाल देना है। उसके बाद 12 नंबर का अपना आधार नंबर को उसमें एंट्री कर देना है। अगर दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो इसको भरना है 11 नंबर, नहीं तो नहीं भरना है। उसके बाद है कि 14 और 15 खंड में है कि फ़ोटो और सिग्नेचर, फ़ोटो 50 KB से कम का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और सिग्नेचर 20 KB से कम होना चाहिए जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में ही। 50 KB से फ़ोटो ज़्यादा नहीं हो और सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा नहीं हो और पीडीएफ में नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। कैंडिडेट नीड टू इंटर ऑल मैंडेटरी फील्ड, यानी जो स्टार जैसा लगाया गया रहेगा वह आपको निश्चित रूप से भरना है, नहीं तो फॉर्म की प्रक्रिया जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी। इन केस ऑफ एनी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड चेंज कैन बी मेड इन द सेम स्क्रीन बिफोर सबमिशन। जब आप स्क्रीन पर जो भी लिख रहे हैं पहले उसको मिला लें, उसके बाद ही सबमिट करें। सबमिशन के बाद सुधार नहीं हो पाता है, फिर विंडो खुलेगा तब इंतज़ार करना होगा। इसलिए डाटा को सबमिशन करने से पहले अपना जो है एक बार देख जरूर लेंगे। कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस द PWD सर्टिफिकेट, अगर आप विकलांग कैटेगरी इत्यादि से हैं तो उस सर्टिफिकेट को भी डालना होगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट का इंस्ट्रक्शन क्या है कि इट शुड बी नोटेड दैट कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर मेकिंग फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट करने से पहले आप अपना देख लें कि इस फॉर्म भरने का क्राइटेरिया पूर्ण करते हैं कि नहीं, क्योंकि एक बार आप फ़ी को पेमेंट कर दिए तो फ़ी वापस नहीं होगा। कैंडिडेट रिक्वायर्स टू मेक ए फ़ी पेमेंट ऑफ Rs 100 रुपया, 100 रुपया का फ़ी पेमेंट करना है। किस माध्यम से करना है, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI इत्यादि से फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट कैन बी मेड ओनली थ्रू ऑनलाइन इन द सेम पोर्टल। इसी पोर्टल पर आपको ऑप्शन जो आएगा उसमें ऑनलाइन मोड में फ़ी पेमेंट करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और फ़ी पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर इज मैंडेटरी एंड फी विल बी आस्क्ड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट आफ्टर सबमिशन,
यानी जब आप ये कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रखना अनिवार्य है। जिनको फ़ी से छूट मिला है रजिस्ट्रेशन के बाद वे डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, उनको फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है, जैसे महिला, SC ST कैटेगरी, विकलांग कैटेगरी इत्यादि को। फॉर अप्लीकेशन प्रोसेस कैंडिडेट नीड टू सबमिट आपको प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद जो है आपको वर्तमान पता, अस्थाई पता जो है उसको भरना है। उसके बाद जो है मैट्रिक का मार्क्स, ग्रेड पॉइंट, जिस माध्यम से आप परीक्षा दिए हैं और जैसा आपको मिला है, CGPA है तो CGPA में, उसके बाद आपको जैसा ग्रेड पॉइंट मार्क्स है उसको भरना है। उसके बाद जो है कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट वैलिड प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस डिटेल आर इंटर्ड एज द फर्दर कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द गिवन एड्रेस इन केस ऑफ सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन होता है और किसी प्रकार का पत्राचार करना हो तो आप एड्रेस ऐसा देंगे कि आपके एड्रेस पर पत्र पहुंच सके। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट मार्क्स, ग्रेड पॉइंट शुड बी इंटर एज पर हिज हर SSC मेमो, यानी जो आपके कागज में है उसको देख के भरें, किसी प्रकार का अंतर होगा तो आपका सिलेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जितना मार्क्स है आप देख करके उतना ही भरें, किसी प्रकार के अंक में अंतर नहीं होना चाहिए। जो सर्किल दिया गया है वह यहाँ दिया गया है कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जो सर्कल होगा इसमें आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उड़ीसा है, पंजाब है, चंडीगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु। यानी जो सर्किल है और इस सर्किल में कौन कौन से स्टेट आते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में इतना आता है, वैसे ही जो है वेस्ट बंगाल सर्किल में इतना आता है। तो यहाँ पे नाम सर्किल है और इस सर्किल में कौन से स्टेट या केंद्र शासित कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं और वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या आप पढ़े हुए होने चाहिए कि आप फॉर्म को भर सकते हैं, उसका डिटेल्स दिया हुआ है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीछे वीडियो में जो रिक्ति है उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपको फॉर्म भरने में काम आएगा। आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको जो भी आपको कुछ अंडरटेकिंग परफॉर्मा होंगे, शपथ पत्र होंगे, उसको भी भर कर आपको देना होगा। जैसे एक ये है NUX 2 में जो दिया हुआ है, यह है अपना नाम लिख देना है, अपने फादर्स का नेम लिख देना है। यह है कि फर्दर आई ऑल्सो हेयर बाई डिक्लेयर डैट आई एम ए कंप्यूटर लिटरेट, यानी जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर मांगा गया था उसका एक आपको शपथ पत्र देना है कि हमको कंप्यूटर आता है, ऐसा रहेगा। इसमें अपना नाम भर दिए, फादर्स नेम भर दिए, यहाँ सिग्नेचर कर दिए, अपना नाम लिख दिए, एड्रेस लिख दिए, प्लेस डेट लिख दिए, यह आपको बाद में लगना है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है कि फिर अपना नाम, फादर्स नेम, फर्दर आई ऑल्सो हेयर बाई डिक्लेयर डैट आई हैविंग नॉलेज ऑफ राइडिंग ए स्कूटर या मोटरसाइकिल। जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में मांगा गया था कि साइकिलिंग आपको आना चाहिए, तो स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने आपको आता है, इसका भी शपथ पत्र देना है। इसमें सिग्नेचर, अपना नाम, एड्रेस, प्लेस और डेट यहाँ भी आपको देना है। एक और अंडरटेकिंग है कि जो है आपका नाम, फिर जो है इसमें फादर्स नेम भरना है और इस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, ये सब डिटेल्स इसमें है, इसमें भी सिग्नेचर इत्यादि करना है। इस सिलेक्शन होने के बाद आपको देना है। एक ये भी अंडरटेकिंग देना है पोस्ट के नौकरी से संबंधित। उसके बाद जो है आपको जब बहाली आपके सिलेक्शन होगा तो उसके बाद जो कागज़ लगेगा वह 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, 100 अभी प्रमाणित करके सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना सिग्नेचर करके कौन कौन से कागज़ आपके जो सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टेड के बाद 15 दिन का समय दिया जा रहा है उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ओरिजिनल मार्कशीट, बोर्ड शीट जो लगेगा वह लगेगा, सब जो है 2-2 कॉपी में लगेगा। उसके बाद ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जिस कैटेगरी से आप आते हैं, विकलांग हैं तो विकलांग कैटेगरी का लगेगा। उसके बाद जो है आपको थर्ड जेंडर आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जिला का हो या ब्लॉक का हो या आपको डिस्पेंसरीज हो, कोई भी गवर्नमेंट होगा उससे आपको सर्टिफिकेट बनवा के देना है और सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई के लिए ले जाना है। तो 10th का सर्टिफिकेट, अपने कास्ट कम्युनिटी का सर्टिफिकेट, विकलांग का सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर का, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का प्रूफ ही लगता है। उसके बाद मेडिकल और सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के समय में ले करके जाना है। तो आपको यह रही
टोटल ऑफिशियल आपको जानकारी हमने दी कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फ़ी पेमेंट करना है, कैसे बहाली होगी, बहाली करने का जो टोटल प्रक्रिया है वह कैसे होगा, सिलेक्शन में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने की अर्हता क्या है, सभी को हमने देखा, क्या क्या अपलोड करना है, बाद में क्या क्या लगना है, सभी बिंदुओं को एक एक करके हमने समझा। आशा है कि आपको इससे बहुत सहायता मिली होगी और आप फॉर्म को भरें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यह DS मिश्रा ऑफिशियल जो चैनल है यह छात्र, अभ्यर्थी, शिक्षक जगत को पूर्णतः समर्पित चैनल है। यहाँ शिक्षा से ही संबंधित एजुकेशनल सारे प्रकार के वीडियो आते हैं। कोई भी बहाली के नोटिफिकेशन से लेकर आवेदन करने से लेकर उसके बाद उसके तैयारी से संबंधित वीडियो, उसके बाद आपको शिक्षक जगत से संबंधित वीडियो, जो भी शिक्षा जगत से संबंधित नियम नियमावली से लेके अध्ययन अध्यापन से लेके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से लेके हर प्रकार के कंपटीशन की तैयारी के वीडियो आपको इस पर मिलेंगे। इसलिए हमसे जुड़ जाएं। इस बहाली से भी संबंधित आगे जो भी अपडेट आते रहेंगे, चूँकि आपके पास कोई फ़ोन कॉल या आपके पास पत्र नहीं आने वाला है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे कैसे कैसे इसमें बहाली हो रही है उसकी पूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अन्य लोगों को जिनको अभी तक जानकारी नहीं हो इस बहाली के बारे में उनको जो है शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, आगे आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। यह शिक्षा से जुड़ा हुआ चैनल है, आप इस पर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ के तैयारी के लिए वीडियो आगे बनाएं। आपके कमेंट के आधार पर जरूर वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। अगर अन्य सोशल साइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप देख रहे हैं, उसके बाद टेलीग्राम और ट्विटर पर भी आप हैं तो सेम नाम DS मिश्रा ऑफिशियल पर हम उपलब्ध हैं। वहाँ भी आप सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक इत्यादि करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपको इस बहाली के लिए ढेरों अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आप बहाली का फॉर्म भरें, आपकी बहाली हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।